जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आप भी झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 की तैयारी किए हैं और आपका पेपर साथियों 26 अप्रैल को है, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण की संगोष्ठी विधि का मुख्य लाभ क्या है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बताइए कि शिक्षण की संगोष्ठी विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो याद रखेंगे इनका मुख्य लाभ क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण को बढ़ावा देती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में बदलाव करना होगा। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शिक्षण के चिंतनशील स्तर की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण के चिंतनशील स्तर की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब समस्या समाधान और स्वतंत्र सोच का विकास होगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये किए जाते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की मोंटेसरी विधि किस पर आधारित है। तो शिक्षण की मोंटेसरी विधि किस पर आधारित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इंद्रियों के प्रशिक्षण और स्व अधिगम पर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। चलिए बताएंगे आप। तो यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे और उत्तर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक शिक्षक के रूप में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का पालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो एक शिक्षक के रूप में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का पालन करने का मूल्य यहाँ पे मुख्य कारण क्या है। तो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि शिक्षण की यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखेंगे इसके प्रतिपादक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि प्रभावी कक्षा संचार के लिए सबसे प्रभावी बाधा क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रभावी कक्षा संचार के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो कक्षा में शोर और बाहरी विक्षेप होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षण के दौरान फीडबैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण के दौरान फीडबैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा।
तो इसका प्राथमिक यहाँ पे उद्देश्य हो जाएंगे सीखने की कमियों को यहाँ पे पहचानना और उन्हें दूर करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माइक्रो टीचिंग का चक्र आमतौर पर जो है ये कितने मिनट का होता है। तो माइक्रो टीचिंग का चक्र आमतौर पर कितने मिनट का होता है, तो याद रखेंगे 36 मिनट का, 36 मिनट का होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य है। तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य होगा, तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य होगा नए सीखने के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि शिक्षण की व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो शिक्षण की व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है, तो छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण कौशल के विकास के लिए सिम्युलेटेड टीचिंग क्या है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षण की कौशल के विकास के लिए सिम्युलेटेड टीचिंग क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये कृत्रिम परिस्थितियों में अभ्यास करना होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि मूल्य आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। तो मूल्य आधारित शिक्षा का क्या महत्व होगा, तो मूल्य आधारित शिक्षा का यहाँ पे महत्व जो हो जाएंगे ये नैतिक चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि किस शिक्षण पद्धति में करके सीखना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। चलिए बताएंगे। तो किस शिक्षण पद्धति में करके सीखना पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो ये दिए जाते हैं प्रयोगशाला और परियोजना विधि पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके यह शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षण के बोध स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण के बोध स्तर का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझाना और उदाहरण देना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि प्रभावी शिक्षण में यहाँ पे समानुभूति का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो प्रभावी शिक्षण में समानुभूति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएंगे छात्रों को ढील देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का मुख्य बिंदुओं और चित्रों को स्पष्ट रूप से लिखना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखे गए हैं आपके किस वर्ष तक, तो 2030 तक। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जलवायु परिवर्तन से होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे किए जाते हैं सिलिकॉन का। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, सिलिकॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय
सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का गुरुग्राम, भारत में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आयु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो भारत की राष्ट्रीय आयु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषक को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएंगे 8। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 8 को शामिल किए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है ओजोन परत के क्षरण को रोकना से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है जैविक कचरा और कृषि अवशेष है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो भारत में चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे हुए थे आपके रामसर सम्मेलन। ऑप्शन ए सही जवाब है, रामसर सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक मुख्य रूप से कौन है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में उच्च शिक्षा का नियामक मुख्य रूप से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि स्व क्या है? चलिए बताएंगे। तो स्वयं क्या हो जाएंगे? तो स्वयं जो है ये आप सभी लोग का ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक डिजिटल मंच है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष जो है घोषित की गई थी? तो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये घोषित किए गए थे आपके 1968 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1968 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएंगे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि रांची में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।